चैप्टर 4 जागना। समय बीतता है, तब भी जब यह असंभव लगता है, तब भी जब सेकेंड हैंड की हर टिक चोट के पीछे खून की धड़कन की तरह दर्द करती है। यह असमान रूप से, अजीब झटकों और धीमी खामोशियों के साथ गुजरता है, लेकिन ये गुजरता है। मेरे लिए भी। चाली की मुट्ठी मेज पर आ गिरी। बस, बेला, मैं तुम्हें घर भेज रहा हूँ। मैंने अपने अनाज से नजरें हटाईं, जिसे मैं खाने के बजाय सोच रहा था, और चौंक कर चाली को देखा। मैं वास्तव में बातचीत का अनुसरण नहीं कर रहा था, मुझे पता ही नहीं था कि हम बातचीत कर रहे थे और मुझे यकीन नहीं था कि उसका क्या मतलब था। मैं घर पर हूँ, मैंने उलझन में पड़कर कहा। मैं तुम्हें रेनी के पास, जैक्सनविले भेज रहा हूँ, उन्होंने स्पष्ट किया। चाली हताश होकर देख रहा था क्योंकि मैं धीरे धीरे उसके शब्दों का अर्थ समझ रहा था। मैंने क्या किया? मुझे लगा कि मेरा चेहरा मुरझा गया। ये बहुत अनुचित था। पिछले 4 महीनों से मेरा व्यवहार निंदनीय नहीं था। उस पहले सप्ताह के बाद, जिसके बारे में हम दोनों में से किसी ने कभी बात नहीं की, मैंने स्कूल या काम का एक भी दिन नहीं छोड़ा। मेरे ग्रेड एकदम सही थे। मैंने कभी कर्फ्यू नहीं तोड़ा। मैं कभी भी ऐसी जगह नहीं गया जहां से कर्फ्यू तोड़ा जा सके। मैंने बहुत कम ही बचा हुआ खाना परोसा। चाली चिल्ला रहा था, तुमने कुछ नहीं किया, यही समस्या है। तुम कभी कुछ नहीं करते। तुम चाहते हो कि मैं मुसीबत में पड़ जाऊं। मैंने सोचा, मेरी भौहें आश्चर्य में सिकुड़ गईं। मैंने ध्यान देने का प्रयास किया। यह आसान नहीं था। मैं हर चीज को अनसुना करने की इतनी आदी हो गई थी कि मेरे कान बंद हो गए थे। इससे तो परेशानी ही बेहतर होगी। हर समय उदास होकर इधर उधर घूमते रहना। ये बात मुझे बहुत चुभ गई। मैं हर तरह की उदासी से बचने के लिए सावधान था, जिसमें उदास होना भी शामिल था। मैं उदास होकर नहीं घूम रहा हूँ। गलत शब्द है, उसने अनिच्छा से स्वीकार किया। कुछ करने से बेहतर है उदास रहना। तुम तो बस बेजान हो, बेला। मुझे लगता है कि यही शब्द मुझे चाहिए। यह आरोप मेरे दिल को छू गया। मैंने आह भरी और अपनी प्रतिक्रिया में कुछ जीवंतता लाने की कोशिश की। मुझे माफ कर दो, पापा। मेरी माफी मुझे भी थोड़ी बेतुकी लगी। मुझे लगा कि मैं उसे बेवकूफ बना रहा हूँ। चाली को तकलीफ से बचाना ही इस सारे प्रयास का मुख्य उद्देश्य था। ये सोचना कितना निराशाजनक है कि यह प्रयास व्यर्थ हो गया। मैं नहीं चाहता कि तुम माफी मांगो, मैंने आह भरते हुए कहा। तो फिर मुझे बताओ कि तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो। बेला, उसने झिझकते हुए उसके अगले शब्दों पर मेरी प्रतिक्रिया की जांच की। प्रिया, तुम इस तरह की चीज से गुजरने वाली पहली व्यक्ति नहीं हो, तुम्हें पता है। मैं जानता हूँ। मेरे चेहरे पर उभरी हुई भद्दी और बेसुरी मुस्कान। सुनो, प्रिय, मुझे लगता है कि शायद तुम्हें कुछ मदद की जरूरत है। मदद करना। वह रुका, फिर से शब्दों को खोजता हुआ। जब तुम्हारी माँ चली गई, उसने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, और तुम्हें अपने साथ ले गई। उसने गहरी सांस ली। खैर, वह मेरे लिए वाकई बहुत बुरा समय था। मुझे पता है, पिताजी, मैंने बुदबुदाया। लेकिन मैंने इसे संभाल लिया, उसने इशारा किया। प्रिया, तुम इसे संभाल नहीं पा रहे हो। मैंने इंतजार किया, मुझे उम्मीद थी कि यह बेहतर हो जाएगा। उसने मेरी तरफ देखा और मैंने जल्दी से नीचे देखा। मुझे लगता है कि हम दोनों जानते हैं कि यह बेहतर नहीं हो रहा है। मैं ठीक हूँ, उसने मेरी बात अनसुनी कर दी। शायद, अगर तुम किसी पेशेवर से इस बारे में बात करो तो। आप चाहते हैं कि मैं मनोचिकित्सक से मिलूं? मेरी आवाज़ थोड़ी तीखी हो गई, क्योंकि मुझे एहसास हो गया था कि वह क्या कहना चाह रहा था। शायद इससे मदद मिलेगी, और शायद इससे कोई मदद नहीं मिलेगी। मैं मनोविश्लेषण के बारे में ज़्यादा नहीं जानता था, लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि जब तक विषय अपेक्षाकृत ईमानदार न हो, तब तक ये काम नहीं करता। हाँ, अगर मैं अपनी बाकी की जिंदगी गद्देदार कोठरी में बिताना चाहता तो मैं सच बोल सकता था। उन्होंने मेरे अड़ियल चेहरे को देखा और फिर आक्रमण की दूसरी दिशा अपना ली। यह मेरी समझ से परे है, बेला। शायद तुम्हारी माँ। देखो, मैंने सपाट आवाज में कहा, अगर तुम चाहो तो मैं आज रात बाहर जाऊंगा। मैं जेस या एंजेला को बुला लूंगा।
मैं ऐसा नहीं चाहता, उसने निराश होकर तर्क दिया। मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें इतनी मेहनत करते हुए देख पाऊंगा। मैंने कभी किसी को इतनी मेहनत करते नहीं देखा। ये देखना दुखद है। मैंने मूर्ख बनने का नाटक किया और मेज की ओर देखते हुए कहा, मैं कुछ नहीं समझ रहा पापा। पहले तो आप नाराज हैं क्योंकि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, और फिर आप कहते हैं कि आप नहीं चाहते कि मैं बाहर जाऊं। मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो, नहीं, इतना भी नहीं। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम दुखी न रहो। मुझे लगता है कि अगर तुम फोक्स से बाहर निकलोगी तो तुम्हारे पास बेहतर मौके होंगे। मेरी आंखों में पहली बार एक छोटी सी चमक उठी, जिसके बारे में मैं बहुत लंबे समय से सोच नहीं पाया था। मैंने कहा, मैं नहीं जा रहा हूँ। क्यों नहीं? उन्होंने पूछा। मैं स्कूल के अपने अंतिम सेमेस्टर में हूँ, इससे सब कुछ बिगड़ जाएगा। तुम एक अच्छे छात्र हो, तुम इसे समझ जाओगे। मैं माँ और फिल पर दबाव नहीं डालना चाहता। तुम्हारी माँ तुम्हें वापस पाने के लिए तड़प रही है। फ्लोरिडा बहुत गर्म है। उसकी मुट्ठी फिर से मेज पर आ गिरी। हम दोनों जानते हैं कि यहाँ क्या चल रहा है, बेला, और ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। उसने गहरी सांस ली। महीने हो गए हैं। कोई कॉल नहीं, कोई पत्र नहीं, कोई संपर्क नहीं। तुम उसका इंतजार नहीं कर सकती। मैंने उसे घूर कर देखा। गर्मी लगभग मेरे चेहरे तक पहुंची, लेकिन पूरी तरह नहीं। बहुत समय हो गया था जब मैंने किसी भावना के कारण शर्मसार हुआ था। ये पूरा विषय पूर्णतया वर्जित था, ये बात वह अच्छी तरह जानते थे। मैं किसी चीज का इंतजार नहीं कर रहा हूँ। मुझे किसी चीज की उम्मीद नहीं है। मैंने धीमे स्वर में कहा। बेला, चार्ली ने मोटी आवाज में कहा। मुझे स्कूल जाना है। मैंने बीच में ही टोकते हुए खड़े होकर अपना बचा हुआ नाश्ता टेबल से उठाया। मैंने अपना कटोरा सिंक में फेंक दिया, बिना रुके उसे धोने के लिए। मैं और बातचीत नहीं कर सकता था। मैं जेसिका के साथ योजना बनाऊंगी, मैंने अपने कंधे पर हाथ रखकर स्कूल बैग बांधते हुए कहा, उसकी आंखों में आंखें डाले बिना। शायद मैं रात के खाने के लिए घर नहीं आऊंगी। हम पोर्ट एंजल्स जाएंगे और एक फिल्म देखेंगे। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, मैं सामने के दरवाजे से बाहर निकल चुका था। चार्ली से दूर भागने की जल्दी में मैं स्कूल जाने वाले पहले लोगों में से एक बन गया। अच्छी बात यह थी कि मुझे पार्किंग के लिए एक अच्छी जगह मिल गई। लेकिन बुरी बात यह थी कि मेरे पास खाली समय था, और मैंने हर कीमत पर खाली समय से बचने की कोशिश की। चार्ली के आरोपों के बारे में सोचने से पहले ही मैंने अपनी कैलकुलस की किताब निकाली। मैंने उसे खोलकर वह भाग खोला जिसे हमें आज पढ़ना चाहिए था, और उसका अर्थ समझने की कोशिश की। गणित पढ़ना सुनने से भी बुरा था, लेकिन मैं इसमें बेहतर होता जा रहा था। पिछले कई महीनों में मैंने कैलकुलस पर पहले से 10 गुना ज्यादा समय बिताया था। नतीजतन मैं कम ए की श्रेणी में रहने में कामयाब रहा। मुझे पता था कि मिस्टर वना को लगता है कि मेरी यह प्रगति उनके बेहतरीन शिक्षण विधियों के कारण है, और अगर इससे उन्हें खुशी मिलती है तो मैं उनका भ्रम नहीं तोड़ूंगा। मैंने खुद को तब तक पढ़ने के लिए मजबूर किया जब तक कि पार्किंग पूरी तरह से भर नहीं गई, और मैं अंग्रेजी की ओर भागा। हम एनिमल फार्म पर काम कर रहे थे, जो एक आसान विषय था। मुझे साम्यवाद से कोई परेशानी नहीं थी। ये पाठ्यक्रम के अधिकांश भाग में मौजूद थकाऊ रोमांस से एक स्वागत योग्य बदलाव था। मैं अपनी सीट पर बैठ गया, श्री बटी के व्याख्यान से विचलित होने से प्रसन्न था। जब मैं स्कूल में था तो समय आसानी से बीतता था। घंटी बहुत जल्दी बज गई। मैंने अपना बैग फिर से पैक करना शुरू कर दिया। बेला, मैंने माइक की आवाज़ पहचान ली थी, और उसके अगले शब्द क्या होंगे यह मैं उसके कहने से पहले ही जान गया था। आप कल काम कर रहे हैं? मैंने ऊपर देखा। वह चिंतित भाव से गलियारे में झुका हुआ था। हर शुक्रवार को वह मुझसे यही सवाल पूछता था। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने बीमार होने पर भी छुट्टी नहीं ली थी। खैर, एक अपवाद के साथ, महीनों पहले। लेकिन उसके पास मुझे इतनी चिंता से देखने का कोई कारण नहीं था। मैं एक आदर्श कर्मचारी था। कल शनिवार है न? मैंने कहा। चार्ली द्वारा मुझे ये बात बताए जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरी आवाज़ कितनी
बेजान लग रही थी। हाँ, ये है, उसने सहमति जताई। स्पेनिश में मिलते हैं। उसने अपनी पीठ मोड़ने से पहले एक बार हाथ हिलाया। उसने मुझे कक्षा में ले जाने की जहमत नहीं उठाई। मैं गंभीर भाव से कैलकुलस की ओर चला गया। ये वही क्लास थी जहां मैं जेसिका के बगल में बैठा था। कई सप्ताह या शायद कई महीने हो गए थे जब जेस ने मुझे नमस्ते भी नहीं किया था जब मैं हॉल में उसके पास से गुजरा था। मुझे पता था कि मैंने अपने असामाजिक व्यवहार से उसे नाराज कर दिया है और वह नाराज थी। अब उससे बात करना आसान नहीं था, खासकर उससे कोई एहसान मांगना। मैंने अपने विकल्पों पर सावधानी से विचार किया और कक्षा के बाहर टालमटोल करते हुए इधर उधर भटका। मैं चार्ली से फिर कभी नहीं मिलने वाला था, बिना किसी तरह की सामाजिक बातचीत के। मुझे पता था कि मैं झूठ नहीं बोल सकता, हालांकि पोर्ट एंजल्स तक अकेले ड्राइव करके वापस आने का विचार, ये सुनिश्चित करना कि मेरा ओडोमीटर सही माइलेज दर्शाए, बस अगर वह जांच करे, बहुत लुभावना था। जेसिका की मां शहर में सबसे बड़ी गपशप करने वाली थी और चार्ली को जल्द ही श्रीमती स्टेनली से मिलना तय था। जब वह ऐसा करता तो निस्संदेह वह यात्रा का जिक्र करता। झूठ बोलना मना था। एक आह भरते हुए मैंने दरवाजा खोल दिया। श्री वन ने मुझे एक उदास नज़र से देखा। उन्होंने पहले ही व्याख्यान शुरू कर दिया था। मैं जल्दी से अपनी सीट पर गया। जेसिका ने ऊपर नहीं देखा क्योंकि मैं उसके बगल में बैठा था। मुझे खुशी थी कि मेरे पास मानसिक रूप से खुद को तैयार करने के लिए 50 मिनट थे। ये क्लास अंग्रेजी से भी ज़्यादा तेजी से खत्म हुई। इस गति का एक छोटा सा हिस्सा आज सुबह ट्रक में मेरी अच्छी तैयारी के कारण था, लेकिन इसका मुख्य कारण ये था कि जब मैं किसी अप्रिय चीज़ का इंतजार कर रहा होता था तो समय हमेशा तेजी से बीत जाता था। जब मिस्टर वन ने क्लास को 5 मिनट पहले ही खत्म कर दिया तो मैं मुस्कुरा पड़ा। वह ऐसे मुस्कुराए जैसे वह अच्छा व्यवहार कर रहे हों। जेस, मेरी नाक सिकुड़ गई और मैं सिहर उठा और उसके मेरे प्रति आकर्षित होने की प्रतीक्षा करने लगा। वह अपनी सीट पर घूमकर मेरी ओर देखने लगी और मुझे अविश्वास भरी निगाहों से देखने लगी। क्या तुम मुझसे बात कर रही हो, बेला? बेशक, मैंने मासूमियत जताने के लिए अपनी आंखें बड़ी कर लीं। क्या तुम्हें कैलकुलस में मदद चाहिए? उसका स्वर थोड़ा कड़वा था। नहीं, मैंने अपना सिर हिलाया। वास्तव में, मैं जानना चाहता था कि क्या तुम आज रात मेरे साथ फिल्म देखने जाओगी? मुझे वाकई लड़कियों के साथ रात बिताने की ज़रूरत है। शब्द कठोर लग रहे थे, जैसे कि खराब तरीके से कही गई पंक्तियां हों, और वह संदिग्ध लग रही थी। तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? उसने अभी भी अरुचिकर भाव से पूछा। जब मैं किसी लड़की के साथ समय बिताना चाहता हूं तो तुम ही वो पहली व्यक्ति हो जिसके बारे में मैं सोचता हूं। मैंने मुस्कुराया और मुझे उम्मीद थी कि यह मुस्कान सच्ची दिखेगी। शायद ये सच था। जब मैं चार्ली से बचना चाहता था तो कम से कम वह पहली व्यक्ति थी जिसके बारे में मैं सोचता था। यह एक ही बात थी। वह थोड़ी नर्म दिखी। खैर, मुझे नहीं मालूम। क्या आपके पास योजना है? नहीं, मैं शायद आपके साथ चल सकता हूँ। आप क्या देखना चाहते हैं? मुझे नहीं पता कि क्या चल रहा है, मैंने टालते हुए कहा। यह मुश्किल हिस्सा था। मैंने अपने दिमाग पर जोर डाला। क्या मैंने हाल ही में किसी को किसी फिल्म के बारे में बात करते नहीं सुना? कोई पोस्टर देखा? महिला राष्ट्रपति वाला पोस्टर कैसा रहेगा? उसने मुझे अजीब नज़रों से देखा। बेला, वो तो हमेशा के लिए थिएटर से बाहर हो गया है। ओह, मैंने भौहें सिकोड़ी। क्या कोई ऐसी चीज़ है जो तुम देखना चाहोगी? जेसिका की स्वाभाविक उत्साहपूर्ण भावनाएं बाहर आने लगी क्योंकि वह जोर से सोचने लगी। अच्छा, एक नई रोमांटिक कॉमेडी है जिसे बहुत अच्छी समीक्षाएं मिल रही हैं। मैं उसे देखना चाहती हूँ। और मेरे पिताजी ने अभी डेड एंड देखी है और उन्हें ये बहुत पसंद आई है। मैंने आशाजनक शीर्षक को पकड़ लिया। ये किस बारे में है? ज़ॉम्बी या कुछ और? उसने कहा कि यह वर्षों में देखी गई सबसे डरावनी चीज़ थी। ये तो बहुत बढ़िया लगता है। मैं रोमांस देखने के बजाय असली ज़ॉम्बी से निपटना पसंद करूँगा। ठीक है, वह मेरे जवाब से हैरान लग रही थी। मैंने याद करने की कोशिश की कि क्या मुझे डरावनी फिल्में पसंद हैं,
लेकिन मैं निश्चित नहीं था। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें स्कूल के बाद लेने आऊं? उसने प्रस्ताव दिया। जरूर। जेसिका जाने से पहले मेरी तरफ एक अस्थायी मित्रतापूर्ण मुस्कान के साथ मुस्कुराई। मेरी मुस्कुराहट का जवाब देने में थोड़ी देर हो गई थी, लेकिन मुझे लगा कि उसने इसे देख लिया है। बाकी दिन जल्दी ही बीत गया। मेरे विचार आज रात की योजना बनाने पर केंद्रित थे। मुझे अनुभव से पता था कि एक बार जब मैं जेसिका से बात कर लूंगा, तो मैं उचित समय पर कुछ बुदबुदाते हुए जवाब देकर काम चला लूंगा। केवल न्यूनतम बातचीत की आवश्यकता होगी। मेरे दिनों को धुंधला करने वाली घनी धुंध कभी कभी भ्रमित करने वाली होती थी। मुझे आश्चर्य हुआ जब मैंने खुद को अपने कमरे में पाया। स्कूल से घर आने का रास्ता साफ साफ याद नहीं था और न ही सामने का दरवाज़ा खोला था। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। समय का पता न लगना ही मेरी जिंदगी से सबसे बड़ी मांग थी। मैं धुंध से नहीं लड़ पाया और अपनी कोठरी की ओर मुड़ गया। कुछ जगहों पर सुन्नापन दूसरों की तुलना में ज्यादा जरूरी था। जब मैंने दरवाज़ा एक तरफ खिसकाया तो मुझे मुश्किल से समझ में आया कि मैं क्या देख रहा हूं और ढेर दिखाई दिया। मेरी अलमारी के बाईं ओर, उन कपड़ों के नीचे जो मैंने कभी नहीं पहने, ढेर सारा कूड़ा पड़ा है। मेरी नज़र उस काले कचरे के थैले पर नहीं गई जिसमें पिछले जन्मदिन पर मेरा उपहार रखा था। मैंने स्टीरियो का आकार नहीं देखा जहां वह काले प्लास्टिक से टकरा रहा था। मैंने उस खूनी गंदगी के बारे में नहीं सोचा जो मेरे नाखूनों पर तब लगी थी जब मैंने उसे डैशबोर्ड से बाहर निकाला था। मैंने अपना पुराना पर्स, जिसका मैं कभी कभार ही इस्तेमाल करती थी, उस कील से खींचकर निकाला जिस पर वह लटका हुआ था, और दरवाज़ा बंद कर दिया। तभी मुझे हॉर्न बजने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने जल्दी से अपना बटुआ अपने स्कूल बैग से निकालकर पर्स में रख लिया। मैं जल्दी में था, मानो जल्दी करने से रात जल्दी बीत जाएगी। मैंने दरवाज़ा खोलने से पहले हॉल में लगे आईने में खुद को देखा, अपने चेहरे को ध्यान से मुस्कुराहट में ढाला और उसे वहीं बनाए रखने की कोशिश की। आज रात मेरे साथ आने के लिए धन्यवाद, मैंने जेस से कहा जब मैं यात्री सीट पर चढ़ गया, अपने स्वर में कृतज्ञता भरने की कोशिश कर रहा था। काफी समय हो गया था जब मैंने वास्तव में इस बारे में नहीं सोचा था कि मैं चार्ली के अलावा किसी और से क्या कह रहा था। जेस ने सख्त लहजे में कहा। मुझे यकीन नहीं था कि कौन सी भावनाएं दिखावटी होनी चाहिए। जरूर, तो ये सब कैसे हुआ? जेस ने मेरी गली से गुजरते हुए सोचा। क्या लेकर आए? तुमने अचानक बाहर जाने का फैसला क्यों किया? ऐसा लग रहा था जैसे उसने बीच में ही अपना सवाल बदल दिया हो। मैंने कंधे उचका दिए, बस एक बदलाव की जरूरत थी। तभी मुझे रेडियो पर गाना पहचान में आ गया और मैंने तुरंत डायल की तरफ हाथ बढ़ाया। क्या आपको कोई आपत्ति है? मैंने पूछा। नहीं, आगे बढ़ो। मैंने तब तक सभी स्टेशनों को स्कैन किया जब तक मुझे कोई ऐसा स्टेशन नहीं मिल गया जो नुकसानदेह न हो। जब कार में नया संगीत बज रहा था तो मैंने जेस के चेहरे पर नजर डाली। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। तुम रैप कब से सुन रहे हो? मुझे नहीं मालूम, मैंने कहा। थोड़ी देर। तुम्हें ये पसंद है? उसने संदेह से पूछा। जरूर, अगर मुझे संगीत की धुन से तालमेल बिठाने के लिए भी मेहनत करनी पड़े तो जेसिका के साथ सामान्य रूप से बातचीत करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैंने अपना सिर हिलाया, उम्मीद है कि मैं धुन के साथ ताल से ताल मिला पाऊंगा। ठीक है। उसने बड़ी बड़ी आंखों से विंडशील्ड से बाहर देखा। तो आजकल आप और माइक के बीच क्या चल रहा है? मैंने जल्दी से पूछा। तुम उसे मुझसे ज्यादा देखते हो। प्रश्न ने उसकी बातचीत को उस तरह से शुरू नहीं किया जैसा कि मैंने आशा की थी। काम पर बात करना मुश्किल है, मैंने बुदबुदाया, और फिर मैंने कोशिश की। क्या तुम हाल ही में किसी के साथ बाहर गई हो? नहीं, सच में नहीं। मैं कभी कभी कॉनर के साथ बाहर जाती हूँ। मैं 2 हफ्ते पहले एरिक के साथ बाहर गई थी। उसने अपनी आंखें घुमाई और मुझे लगा कि यह एक लंबी कहानी है। मैंने मौके का फायदा उठाया। एरिक यो की? किसने किससे पूछा? वह और भी उत्साहित होकर करा उठी। बेशक, उसने ऐसा किया। मैं मना करने का कोई अच्छा तरीका नहीं सोच पाई। वह तुम्हें कहाँ ले गया? मैंने पूछा, ये जानते हुए कि वह मेरी उत्सुकता को दिलचस्पी समझ लेगी।
मुझे इसके बारे में सब कुछ बताएं। उसने अपनी कहानी शुरू की और मैं अपनी सीट पर बैठ गया। अब मैं ज्यादा सहज था। मैंने ध्यान से ध्यान दिया, सहानुभूति में बड़बड़ाया और डर के मारे हौंफने लगा। जब उसने एरिक की कहानी खत्म की तो उसने बिना किसी उकसावे के कॉनर की तुलना जारी रखी। फिल्म जल्दी शुरू हो रही थी, इसलिए जेस ने सोचा कि हमें शाम का शो देखना चाहिए और बाद में खाना चाहिए। मैं जो भी चाहती थी उसके साथ जाने के लिए खुश थी। आखिरकार मुझे वह मिल रहा था जो मैं चाहती थी, चार्ली को अपनी पीठ से हटाना। मैंने जेस को प्रीव्यू के दौरान बात करते रखा ताकि मैं उन्हें आसानी से अनदेखा कर सकूं। लेकिन जब फिल्म शुरू हुई तो मैं घबरा गया। एक युवा जोड़ा समुद्र तट पर टहल रहा था, हाथ हिला रहा था और अपने आपसी प्यार के बारे में झूठ बोल रहा था। मैंने अपने कान बंद करने और गुनगुनाने की इच्छा को रोका। मैंने रोमांस के लिए सौदा नहीं किया था। मुझे लगा कि हमने ज़ॉम्बी फिल्म चुनी है। मैंने जेसिका से फुसफुसाते हुए कहा, यह ज़ॉम्बी फिल्म है, तो फिर कोई क्यों नहीं खा रहा है? मैंने हताश होकर पूछा। उसने मेरी तरफ बड़ी बड़ी आंखों से देखा, जो लगभग घबराई हुई थीं। मुझे यकीन है कि वो हिस्सा आ रहा है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। मैं पॉपकॉर्न ले रहा हूँ। क्या तुम्हें चाहिए? जी नहीं, धन्यवाद। किसी ने पीछे से हमें चुप करा दिया। मैंने रियायत काउंटर पर अपना समय बिताया, घड़ी देखी और इस बात पर विचार किया कि 90 मिनट की फिल्म का कितना हिस्सा रोमांटिक प्रदर्शन पर खर्च किया जा सकता है। मैंने तय किया कि 10 मिनट काफ़ी हैं, लेकिन मैं थिएटर के दरवाजे के अंदर ही रुक गया ताकि सुनिश्चित हो सके। मैं स्पीकर से भयानक चीखें सुन सकता था, इसलिए मुझे पता था कि मैंने काफ़ी देर तक इंतज़ार किया है। तुमने सब कुछ मिस कर दिया। जब मैं अपनी सीट पर वापस बैठा तो जेस ने बड़बड़ाते हुए कहा, अब लगभग हर कोई ज़ॉम्बी बन चुका है। लंबी लाइन है। मैंने उसे कुछ पॉपकॉर्न दिए। उसने मुट्ठी भर पॉपकॉर्न खा लिए। बाकी फिल्म में भयानक ज़ॉम्बी हमले और जिंदा बचे हुए मुट्ठी भर लोगों की अंतहीन चीखें शामिल थीं, जिनकी संख्या तेजी से कम होती जा रही थी। मुझे लगा कि इसमें मुझे परेशान करने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे असहज महसूस हुआ और मुझे पहले तो समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे यह एहसास तब हुआ जब मैं लगभग अंत तक नहीं पहुंच पाया, जब मैंने एक थके हुए ज़ॉम्बी को आखिरी चीखते हुए जीवित बचे व्यक्ति के पीछे भागते हुए देखा। दृश्य नायिका के भयभीत चेहरे और उसके पीछा करने वाले के मृत, गतिहीन चेहरे के बीच कटता रहा, जैसे जैसे दूरी कम होती गई। और मुझे एहसास हुआ कि इनमें से कौन सा मुझसे सबसे अधिक मिलता जुलता है। मैं खड़ा हो गया। तुम कहाँ जा रहे हो? बस 2 मिनट बचे हैं, जेस ने फुसफुसाते हुए कहा। मुझे एक ड्रिंक चाहिए, मैंने बाहर की ओर भागते हुए कहा। मैं थिएटर के दरवाजे के बाहर बेंच पर बैठ गया और इस विडंबना के बारे में न सोचने की बहुत कोशिश की। लेकिन यह विडंबना थी, सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, कि अंत में मैं एक ज़ॉम्बी बन जाऊंगा। मैंने ऐसा होने की उम्मीद नहीं की थी। ऐसा नहीं है कि मैंने कभी भी एक पौराणिक राक्षस बनने का सपना नहीं देखा था, बस कभी भी एक विचित्र सजीव लाश बनने का नहीं। मैंने उस विचार की श्रृंखला को हटाने के लिए अपना सिर हिलाया, घबराहट महसूस कर रहा था। मैं उस बारे में सोचने का जोखिम नहीं उठा सकता था जिसका मैंने कभी सपना देखा था। यह एहसास होना निराशाजनक था कि मैं अब नायिका नहीं रही, मेरी कहानी खत्म हो गई। जेसिका थिएटर के दरवाजे से बाहर आए और झिझकते हुए बोली, शायद सोच रही थी कि मुझे ढूंढने के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी होगी। जब उसने मुझे देखा तो वह राहत महसूस कर रही थी, लेकिन सिर्फ एक पल के लिए। फिर वह चिढ़ गई। क्या ये फिल्म आपके लिए बहुत डरावनी थी? उसने सोचा। हाँ, मैंने सहमति जताई। मुझे लगता है कि मैं बस एक काय हूँ। ये तो मज़ेदार है। उसने भौहें सिकोड़ी। मुझे नहीं लगा कि तुम डरे हुए थे। मैं हर समय चिल्ला रही थी, लेकिन मैंने एक बार भी तुम्हारी चीख नहीं सुनी। इसलिए मुझे नहीं पता कि तुम क्यों चले गए। मैंने कंधे उचका दिए, बस डर लग रहा था। वह थोड़ा शांत हुई। मुझे लगता है कि यह अब तक देखी गई सबसे डरावनी फिल्म थी। मुझे यकीन है कि आज रात हमें बुरे सपने आएंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है,
मैंने अपनी आवाज़ को सामान्य रखने की कोशिश करते हुए कहा। यह अपरिहार्य था कि मुझे बुरे सपने आएंगे, लेकिन वे ज़ॉम्बी के बारे में नहीं होंगे। उसकी आंखें मेरे चेहरे पर चमक उठी और फिर दूर चली गईं। शायद मैं सामान्य आवाज़ के साथ सफल नहीं हुआ था। तुम कहाँ खाना चाहोगे? जेस ने पूछा। मुझे परवाह नहीं है। ठीक है। जेस ने चलते चलते फिल्म के मुख्य पुरुष किरदार के बारे में बात करना शुरू कर दिया। जब वो उसकी हॉटनेस के बारे में बात कर रही थी, तो मैंने सिर हिलाया। मुझे याद नहीं आ रहा था कि मैंने कभी कोई गैर ज़ॉम्बी आदमी देखा हो। मैंने ये नहीं देखा कि जेसिका मुझे कहाँ ले जा रही थी। मुझे बस इतना ही पता था कि अब अंधेरा और शांति थी। मुझे ये समझने में ज़्यादा समय लगा कि शांति क्यों थी। जेसिका ने बड़बड़ाना बंद कर दिया था। मैंने उसे माफ़ी मांगते हुए देखा। उम्मीद है कि मैंने उसकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई होगी। जेसिका मेरी तरफ नहीं देख रही थी। उसका चेहरा तनावग्रस्त था। वह सीधे आगे की ओर देख रही थी और तेजी से चल रही थी। जैसे ही मैंने देखा, उसकी नज़र तेजी से दाईं ओर, सड़क के उस पार, और फिर वापस चली गई। मैंने पहली बार अपने चारों ओर नज़र घुमाई। हम एक छोटे से अंधेरे फुटपाथ पर थे। सड़क के किनारे की छोटी छोटी दुकानें रात के लिए बंद कर दी गई थीं, खिड़कियां काली थीं। आधे ब्लॉक आगे स्ट्रीट लाइटें फिर से चालू हो गईं, और मैं दूर मैकडॉनल्ड्स के चमकीले सुनहरे मेहराब देख सकता था, जिसकी ओर वह जा रही थी। सड़क के उस पार एक खुला व्यवसाय था। खिड़कियां अंदर से ढकी हुई थीं और उनके सामने चमकते हुए बियर के विभिन्न ब्रांडों के विज्ञापन, नियॉन साइन थे। सबसे बड़ा साइन, चमकीले हरे रंग में, बार का नाम था वन आइड पीच। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या कोई समुद्री डाकू थीम थी जो बाहर से दिखाई नहीं दे रही थी। धातु का दरवाजा खुला हुआ था। यह अंदर से मंद रोशनी में था, और कई आवाज़ों की धीमी बड़बड़ाहट और गिलासों में बर्फ की खनक की आवाज़ सड़क के पार तैर रही थी। दरवाजे के बगल की दीवार के सहारे 4 आदमी आराम कर रहे थे। मैंने जेसिका की तरफ देखा। उसकी नज़र आगे के रास्ते पर टिकी थी और वह तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। वह भयभीत नहीं दिख रही थी, बस सतर्क थी, अपनी ओर ध्यान आकर्षित न करने की कोशिश कर रही थी। मैं बिना सोचे समझे रुक गया और उन चारों लोगों को पीछे देखते हुए एक गहरी अनुभूति के साथ देखा। यह एक अलग सड़क थी, एक अलग रात थी, लेकिन दृश्य बिल्कुल वैसा ही था। उनमें से एक तो छोटा और अंधेरा था। जैसे ही मैं रुका और उनकी ओर मुड़ा, उनमें से एक ने दिलचस्पी से मेरी ओर देखा। मैं फुटपाथ पर जमी हुई उसकी ओर देखती रही। बेला, जेस ने फुसफुसाते हुए कहा, तुम क्या कर रही हो? मैंने अपना सिर हिलाया। मुझे खुद पर यकीन नहीं था। मुझे लगता है कि मैं उन्हें जानता हूँ। मैंने बुदबुदाया, मैं क्या कर रहा था? मुझे इस याद से जितनी जल्दी हो सके भागना चाहिए था। अपने दिमाग से उन 4 आदमियों की छवि को छिपाना चाहिए था। खुद को उस सुन्नता से बचाना चाहिए था जिसके बिना मैं काम नहीं कर सकता था। मैं सड़क पर क्यों कदम बढ़ा रहा था, चकित। ये बहुत संयोग की बात लग रही थी कि मैं जेसिका के साथ पोर्ट एंजल्स में था, वह भी एक अंधेरी सड़क पर। मेरी नज़रें छोटे कद के उस व्यक्ति पर टिकी थीं, जो उस आदमी की यादों से उसके चेहरे के भावों को मिलाने की कोशिश कर रहा था, जिसने लगभग 1 साल पहले उस रात मुझे धमकाया था। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं उस आदमी को पहचान पाऊं, अगर वह वास्तव में वही था। उस विशेष शाम का वह खास हिस्सा बस धुंधला था। मेरे शरीर ने इसे मेरे दिमाग से बेहतर याद किया। मेरे पैरों में तनाव जब मैंने ये तय करने की कोशिश की कि भागना है या अपनी जगह पर खड़ा रहना है। मेरे गले में सूखापन जब मैं एक सभ्य चीख बनाने के लिए संघर्ष कर रहा था। मेरी उंगलियों पर त्वचा का कसाव जब मैंने अपने हाथों को मुट्ठी में बंद किया। मेरी गर्दन के पीछे ठंड लगना जब काले बालों वाला आदमी मुझे शुगर कहकर पुकारता था। इन लोगों के लिए एक अनिश्चित, निहित प्रकार का खतरा था जिसका उस दूसरी रात से कोई लेना देना नहीं था। यह इस तथ्य से उपजा था कि वे अजनबी थे, और यहाँ अंधेरा था, और उनकी संख्या हमसे ज्यादा थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन यह इतना ही था कि जेसिका की आवाज़ घबराहट में फट गई जब उसने मुझे पुकारा, बेला, आओ।
मैंने उसे अनदेखा किया, धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए बिना अपने पैरों को आगे बढ़ाने का सचेत निर्णय लिए। मुझे समझ में नहीं आया कि क्यों, लेकिन पुरुषों द्वारा प्रस्तुत अस्पष्ट खतरे ने मुझे उनकी ओर आकर्षित किया। यह एक मूर्खतापूर्ण आवेग था, लेकिन मैंने इतने लंबे समय से किसी भी तरह का आवेग महसूस नहीं किया था। मैंने उसका अनुसरण किया। मेरी नसों में कुछ अपरिचित सा दौड़ रहा था। मुझे एहसास हुआ कि एड्रेनालाइन मेरे सिस्टम से बहुत पहले ही गायब हो चुका था, मेरी नब्ज को तेजी से धड़का रहा था और संवेदना की कमी से जूझ रहा था। यह अजीब था कि जब कोई डर नहीं था तो एड्रेनालाइन क्यों? ये लगभग वैसा ही था जैसे कि यह पिछली बार की प्रतिध्वनि थी जब मैं पोर्ट एंजल्स की एक अंधेरी सड़क पर अजनबियों के साथ इस तरह खड़ा था। मुझे डरने की कोई वजह नजर नहीं आई। मैं दुनिया में ऐसी किसी भी चीज की कल्पना नहीं कर सकता था जिससे डरने की जरूरत हो, कम से कम शारीरिक रूप से तो नहीं। सब कुछ खो देने के कुछ फायदों में से एक फायदा ये भी है। मैं सड़क के आधे पार पहुंच चुका था जब जेस ने मुझे पकड़ लिया और मेरा हाथ पकड़ लिया। बेला, तुम बार में नहीं जा सकती, वो फुसफुसाए। मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ, मैंने ध्यानहीनता से कहा, उसका हाथ झटकते हुए। मैं बस कुछ देखना चाहता हूँ। क्या तुम पागल हो? उसने फुसफुसाते हुए कहा। क्या तुम आत्महत्या करना चाहते हो? उस प्रश्न ने मेरा ध्यान खींचा और मेरी नजरें उस पर टिक गईं। नहीं, मैं नहीं। मेरी आवाज रक्षात्मक लग रही थी, लेकिन ये सच था। मैं आत्महत्या करने वाला नहीं था। यहाँ तक कि शुरुआत में, जब मृत्यु निस्संदेह एक राहत होती, मैंने इस पर विचार नहीं किया। मैं चाली का बहुत ज्यादा ऋणी था। मैं रेनी के लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार महसूस करता था। मुझे उनके बारे में सोचना था, और मैंने वादा किया था कि मैं कोई बेवकूफ़ी या लापरवाही नहीं करूँगा। इन सब कारणों से, मैं अभी भी सांस ले रहा था। उस वादे को याद करके मुझे अपराध बोध का एहसास हुआ, लेकिन अब मैं जो लड़ाई कर रहा था, वह वास्तव में मायने नहीं रखती थी। ऐसा नहीं था कि मैं अपनी कलाई पर ब्लेड ले रहा था। जेस की आंखें गोल थीं, उसका मुंह खुला हुआ था। आत्महत्या के बारे में उसका सवाल बयानबाजी वाला था। मुझे बहुत देर से एहसास हुआ। जाओ, खाओ, मैंने उसे प्रोत्साहित किया, फास्ट फूड की ओर हाथ हिलाते हुए। मुझे उसका मेरी ओर देखना पसंद नहीं आया। मैं 1 मिनट में आकर खाना खाऊंगी। मैं उससे दूर होकर उन पुरुषों की ओर मुड़ा जो हमें प्रसन्नता भरी, उत्सुक निगाहों से देख रहे थे। बेला, इसे अभी बंद करो। मेरी मांसपेशियां अपनी जगह पर अकड़ गईं, मैं वहीं जम गया जहां मैं खड़ा था। क्योंकि अब ये जेसिका की आवाज़ नहीं थी जो मुझे डांट रही थी। यह एक उग्र आवाज़ थी, एक जानी पहचानी आवाज़, एक खूबसूरत आवाज़ मखमल की तरह कोमल, हालांकि यह क्रोधित थी। यह उसकी आवाज़ थी। मैं उसका नाम न सोचने के लिए असाधारण रूप से सावधान था और मुझे आश्चर्य हुआ कि इसकी आवाज़ ने मुझे घुटनों के बल नहीं गिरा दिया, मुझे नुकसान की यातना में फुटपाथ पर नहीं गिरा दिया। लेकिन कोई दर्द नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। जिस क्षण मैंने उसकी आवाज़ सुनी, सब कुछ एकदम साफ था। जैसे मेरा सिर अचानक किसी अंधेरे तालाब से बाहर निकल आया हो। मैं हर चीज़ के प्रति ज्यादा सचेत था। दृश्य, आवाज़, ठंडी हवा का एहसास जो मैंने पहले नहीं देखा था, मेरे चेहरे पर तेजी से बह रही थी, खुले बार के दरवाजे से आ रही खुशबू। मैं स्तब्ध होकर चारों ओर देखने लगा। जेसिका के पास वापस जाओ, प्यारी सी आवाज़ ने आदेश दिया, अभी भी गुस्से में। तुमने कोई बेवकूफ़ी भरा वादा नहीं किया था। मैं अकेला था। जेसिका मुझसे कुछ फीट की दूरी पर खड़ी थी, मुझे डरी हुई आंखों से घूर रही थी। दीवार के सहारे अजनबी लोग मुझे देख रहे थे, उलझन में, सोच रहे थे कि मैं सड़क के बीच में स्थिर खड़ा क्या कर रहा था। मैंने अपना सिर हिलाया, समझने की कोशिश कर रहा था। मुझे पता था कि वो वहाँ नहीं था, और फिर भी, वो अविश्वसनीय रूप से करीब महसूस कर रहा था, पहली बार करीब। अंत के बाद से, उसकी आवाज़ में गुस्सा चिंता थी, वही गुस्सा जो कभी बहुत परिचित था, ऐसा कुछ जो मैंने जीवन भर नहीं सुना था। अपना वादा निभाओ। आवाज़ धीमी पड़ रही थी, जैसे रेडियो की आवाज़ धीमी कर दी गई हो। मुझे संदेह होने लगा कि मुझे किसी तरह का भ्रम हो रहा है।
निस्संदेह यह उस स्थिति की अजीब परिचितता, डेजा वू की याद से प्रेरित था। मैंने अपने दिमाग में जल्दी से संभावनाओं पर विचार किया। विकल्प 1, मैं पागल था। यह उन लोगों के लिए आम शब्द था जो अपने सिर में आवाजें सुनते थे। संभव। विकल्प 2, मेरा अवचेतन मन मुझे वही दे रहा था जो उसे लगता था कि मैं चाहता हूँ। यह इच्छा पूर्ति थी, दर्द से क्षणिक राहत, इस गलत विचार को अपनाकर कि उसे परवाह है कि मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। यह अनुमान लगाना कि अगर वह यहाँ होता तो क्या कहता, और भी अगर मेरे साथ कुछ बुरा होता तो उसे किसी तरह की परेशानी होती। संभावित। मुझे कोई तीसरा विकल्प नहीं दिख रहा था, इसलिए मुझे उम्मीद थी कि ये दूसरा विकल्प होगा और यह सिर्फ मेरा अवचेतन मन है, न कि ऐसा कुछ जिसके लिए मुझे अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत होगी। मेरी प्रतिक्रिया शायद ही समझदार थी, हालांकि मैं आभारी थी। उसकी आवाज़ की ध्वनि कुछ ऐसी थी जिसे खोने का मुझे डर था, और इसलिए किसी भी चीज़ से ज़्यादा मुझे अत्यधिक आभार महसूस हुआ कि मेरे अचेतन मन ने उस ध्वनि को मेरे चेतन मन से बेहतर तरीके से पकड़ रखा था। मुझे उसके बारे में सोचने की अनुमति नहीं थी। यह एक ऐसी चीज़ थी जिसके बारे में मैंने बहुत सख्त रहने की कोशिश की। बेशक मैं फिसल गया, मैं केवल इंसान था, लेकिन मैं ठीक हो रहा था, और इसलिए दर्द एक ऐसी चीज़ थी जिसे मैं अब कई दिनों तक टाल सकता था। बदले में कभी न खत्म होने वाली सुन्नता थी। दर्द और कुछ नहीं के बीच मैंने कुछ भी नहीं चुना था। मैं अब दर्द का इंतजार कर रहा था। मैं सुनना नहीं था। इतने महीनों की धुंध के बाद मेरी इंद्रियां असामान्य रूप से तीव्र महसूस कर रही थीं, लेकिन सामान्य दर्द नहीं था। एकमात्र दर्द ये निराशा थी कि उसकी आवाज़ फीकी पड़ रही थी। अब दूसरा विकल्प था। बुद्धिमानी इसी में होगी कि इस संभावित विनाशकारी और निश्चित रूप से मानसिक रूप से अस्थिर विकास से दूर भागा जाए। मतिभ्रम को बढ़ावा देना मूर्खता होगी। लेकिन उसकी आवाज़ धीमी पड़ रही थी। मैंने एक और कदम आगे बढ़ाया। परीक्षण। बेला, घूम जाओ, वह गुर्राया। मैंने राहत की सांस ली। गुस्सा वही था जो मैं सुनना चाहती थी। झूठा, मनगढ़ंत सबूत कि उसे मेरी परवाह है, मेरे अवचेतन से एक संदिग्ध उपहार। जब मैंने ये सब सुलझाया तब कुछ ही सेकंड बीते थे। मेरे छोटे से दर्शक उत्सुकता से देख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मैं बस इस बात को लेकर असमंजस में था कि मैं उनके पास जाऊं या नहीं। उन्हें कैसे पता चल सकता था कि मैं वहां खड़ा पागलपन के अप्रत्याशित पल का आनंद ले रहा था। हाय, उनमें से एक ने पुकारा। उसका लहजा आत्मविश्वास से भरा और थोड़ा व्यंग्यात्मक था। वह गोरा चिट्टा और गोरे बालों वाला था, और वह किसी ऐसे व्यक्ति की तरह आत्मविश्वास से भरा हुआ था जो खुद को काफी अच्छा दिखने वाला समझता था। मैं नहीं बता सकता था कि वह अच्छा दिखने वाला था या नहीं। मैं पूर्वाग्रह से ग्रसित था। मेरे दिमाग में एक आवाज़ ने एक शानदार गुर्राहट के साथ जवाब दिया। मैं मुस्कुराई और उस आत्मविश्वासी आदमी ने इसे प्रोत्साहन के रूप में लिया। क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? आप खोए हुए लग रहे हैं। वह मुस्कुराया और आंख मारी। मैंने सावधानी से नाले को पार किया जिसमें पानी बह रहा था, और अंधेरे में वह काला दिखाई दे रहा था। नहीं, मैं खोया नहीं हूँ। अब जब मैं करीब था और मेरी आंखें अजीब तरह से फोकस में थीं, तो मैंने छोटे काले आदमी के चेहरे का विश्लेषण किया। ये किसी भी तरह से परिचित नहीं था। मुझे निराशा की एक अजीब सी अनुभूति हुई कि यह वह भयानक आदमी नहीं था जिसने लगभग 1 साल पहले मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश की थी। मेरे दिमाग में गूंजती आवाज़ अब शांत हो गई थी। छोटे कद के उस आदमी ने मेरी घूरती निगाहों को देखा। उसने घबराते हुए कहा, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ पी सकता हूँ? ऐसा लग रहा था कि वह खुश था कि मैंने उसे घूरने के लिए चुना था। मैं बहुत छोटा हूँ, मैंने सहजता से उत्तर दिया। वह हैरान था, सोच रहा था कि मैंने उनसे संपर्क क्यों किया। मुझे स्पष्टीकरण देना पड़ा। सड़क के उस पार से देखने पर तो तुम मुझे किसी परिचित व्यक्ति की तरह लग रहे थे। माफ करना, मेरी गलती थी। मुझे सड़क पार ले जाने वाला खतरा अब गायब हो चुका था। ये वो खतरनाक आदमी नहीं थे जिन्हें मैं याद करती थी। शायद वे अच्छे लोग थे। सुरक्षित। मेरी दिलचस्पी खत्म हो गई। कोई बात नहीं, आत्मविश्वास से भरी गोरी महिला ने कहा। हमारे साथ रहो और घूमो।
धन्यवाद, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। जेसिका सड़क के बीच में झिझक रही थी, उसकी आंखें आक्रोश और विश्वासघात से बड़ी हो गई थीं। ओह, बस कुछ मिनट। मैंने अपना सिर हिलाया और जेसिका के पास वापस आ गया। चलो खाना खाने चलते हैं, मैंने सुझाव दिया, मुश्किल से उसकी तरफ देखा। हालांकि मैं उस पल के लिए ज़ोंबी अमूर्तता से मुक्त लग रहा था, मैं उतना ही दूर था। मेरा मन व्यस्त था, सुरक्षित, सुन्नमृत अवस्था वापस नहीं आई, और मैं हर मिनट के साथ और अधिक चिंतित होता गया, जो बिना उसके वापस आए बीत गया। तुम क्या सोच रहे थे? जेसिका ने झल्ला कर कहा। तुम उन्हें नहीं जानते, वे मनोरोगी हो सकते हैं। मैंने कंधे उचका दिए और सोचा कि काश वह ये बात छोड़ देती। मुझे लगा कि मैं एक आदमी को जानती हूँ। तुम बहुत अजीब हो, बेला स्वान। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो। माफ करें, मुझे नहीं पता था कि इसके अलावा और क्या कहूँ। हम चुपचाप मैकडॉनल्ड्स की ओर चल दिए। मुझे यकीन है कि वह चाहती होगी कि हम थिएटर से थोड़ी दूरी पैदल चलने के बजाय उसकी कार से जाएं, ताकि वह ड्राइव थ्रू का इस्तेमाल कर सके। वह भी इस शाम के खत्म होने के लिए उतनी ही उत्सुक थी जितनी मैं शुरू से थी। खाना खाते समय मैंने कई बार बातचीत शुरू करने की कोशिश की, लेकिन जेसिका सहयोग नहीं कर रही थी। मैंने उसे बहुत नाराज कर दिया होगा। जब हम कार में वापस आए तो उसने स्टीरियो को अपने पसंदीदा स्टेशन पर लगा दिया और वॉल्यूम इतना तेज कर दिया कि बातचीत करना आसान नहीं था। मुझे संगीत को अनदेखा करने के लिए हमेशा की तरह उतना संघर्ष नहीं करना पड़ा। हालांकि एक बार के लिए मेरा दिमाग सावधानी से सुनना और खाली नहीं था। मुझे गाने के बोल सुनने के लिए बहुत कुछ सोचना था। मैं सुन्नापन के लौटने या दर्द के आने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि दर्द तो आना ही था। मैंने अपने निजी नियम तोड़ दिए थे। यादों से दूर भागने के बजाय मैं आगे बढ़ा और उनका अभिवादन किया। मैंने उसकी आवाज़ अपने दिमाग में बहुत साफ सुनी थी। मुझे इस बात का पूरा यकीन था कि इससे मुझे नुकसान होगा, खास तौर पर अगर मैं खुद को बचाने के लिए धुंध को वापस नहीं ला पाया। मैं बहुत ज़्यादा सतर्क महसूस कर रहा था और इससे मैं डर गया। लेकिन राहत अभी भी मेरे शरीर में सबसे मजबूत भावना थी, राहत जो मेरे अस्तित्व के मूल से आ रही थी। जितना मैंने उसके बारे में न सोचने का संघर्ष किया, मैंने उसे भूलने का संघर्ष नहीं किया। मुझे देर से चिंता हुई। रात, जब नींद की कमी की थकावट ने मेरी रक्षा को तोड़ दिया कि यह सब फिसल रहा था, कि मेरा दिमाग एक छलनी था और मैं किसी दिन उसकी आंखों का सटीक रंग, उसकी ठंडी त्वचा का स्पर्श या उसकी आवाज़ की बनावट को याद नहीं कर पाऊंगा। मैं उनके बारे में नहीं सोच सकता था, लेकिन मुझे उन्हें याद रखना चाहिए, क्योंकि जीने के लिए मुझे बस एक ही बात पर यकीन करना था। मुझे ये जानना था कि वो मौजूद है। बस इतना ही। बाकी सब कुछ मैं सह सकती थी, जब तक वो मौजूद है। यही कारण है कि मैं पहले से कहीं ज़्यादा फोक्स में फंस गया था। यही कारण है कि जब चार्ली ने बदलाव का सुझाव दिया तो मैंने उससे लड़ाई की। ईमानदारी से कहूँ तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कोई भी यहाँ कभी वापस नहीं आने वाला था। लेकिन अगर मैं जैक्सनविले या किसी और जगह पर जाऊं जो रोशन और अपरिचित हो, तो मैं कैसे यकीन कर पाऊंगा कि वह असली है? ऐसी जगह जहां मैं कभी उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता, वहां मेरा यकीन खत्म हो सकता है और मैं इसे जी नहीं पाऊंगा। याद करने पर मनाही, भूलने से डरना, चलना एक कठिन रास्ता था। मुझे आश्चर्य हुआ जब जेसिका ने मेरे घर के सामने कार रोकी। सफ़र ज़्यादा लंबा नहीं था, लेकिन भले ही यह छोटा लग रहा था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि जेसिका बिना बोले इतना लंबा सफ़र तय कर सकती है। मेरे साथ बाहर जाने के लिए धन्यवाद, जेस, मैंने अपना दरवाज़ा खोलते हुए कहा। वह मज़ेदार था। मुझे उम्मीद थी कि मज़ा ही सही शब्द होगा। ज़रूर, वो बुदबुदाए। मुझे खेद है। फिल्म के बाद, जो भी हो, बेला। उसने मेरी तरफ देखने के बजाय विंडशील्ड से बाहर देखा। ऐसा लग रहा था कि वह शांत होने के बजाय और भी गुस्सा हो रही थी। सोमवार को मिलते हैं। हाँ, अलविदा। मैंने हार मान ली और दरवाज़ा बंद कर दिया। वह मेरी तरफ देखे बिना ही चली गई। जब तक मैं अंदर पहुंचा, मैं उसे भूल चुका था।
चार्ली हॉल के बीच में मेरा इंतजार कर रहा था। उसकी बाहें उसकी छाती पर कसकर मुड़ी हुई थीं और उसके हाथ मुट्ठियों में बंधे हुए थे। अरे पापा, मैंने बिना सोचे समझे कहा और चार्ली को पीछे छोड़कर सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। मैं बहुत देर से उसके बारे में सोच रहा था और मैं चाहता था कि इससे पहले कि वो मुझे पकड़ ले, मैं ऊपर चला जाऊं। तुम कहाँ थे? चार्ली ने पूछा। मैंने आश्चर्य से अपने पिता की ओर देखा। मैं जेसिका के साथ पोर्ट एंजल्स में फिल्म देखने गया था, जैसा कि मैंने आज सुबह आपको बताया था। हम्फ, ही ग्रंटेड। क्या ये ठीक है? उसने मेरे चेहरे को ध्यान से देखा, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं जैसे उसने कुछ अप्रत्याशित देखा हो। हाँ, ये ठीक है। क्या तुम्हें मजा आया? जरूर, मैंने कहा। हमने ज़ॉम्बी को लोगों को खाते हुए देखा। ये बहुत बढ़िया था। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। रात, पिताजी। उसने मुझे जाने दिया। मैं जल्दी से अपने कमरे में चला गया। कुछ मिनट बाद मैं अपने बिस्तर पर लेटा रहा, क्योंकि दर्द ने आखिरकार अपना रूप दिखा दिया था। यह एक अपंग करने वाली बात थी, यह अनुभूति कि मेरी छाती में एक बहुत बड़ा छेद कर दिया गया था, मेरे सबसे महत्वपूर्ण अंगों को निकाल दिया गया था और किनारों के आसपास खुरदरे, बिना ठीक हुए घाव छोड़ दिए गए थे जो समय बीतने के बावजूद धड़कते और खून बहते रहे। तर्कसंगत रूप से, मुझे पता था कि मेरे फेफड़े अभी भी बरकरार होंगे, फिर भी मैं सांस के लिए हौंफ रहा था और मेरा सिर घूम रहा था जैसे कि मेरे प्रयासों से मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। मेरा दिल भी धड़क रहा होगा, लेकिन मैं अपने कानों में अपनी नाड़ी की आवाज नहीं सुन पा रहा था, मेरे हाथ ठंड से नीले पड़ गए थे। मैं अंदर की ओर मुड़ा, खुद को संभालने के लिए अपनी पसलियों को गले लगाया। मैंने अपनी सुन्नता, अपने इनकार के लिए हाथ पैर मारे, लेकिन वह मुझसे दूर हो गया। और फिर भी, मैंने पाया कि मैं बच सकता हूँ। मैं सतर्क था, मैंने दर्द महसूस किया, वह दर्द जो मेरे सीने से बाहर निकल रहा था, मेरे अंगों और सिर में चोट की भयानक लहरें भेज रहा था, लेकिन ये सहने योग्य था। मैं इससे बच सकता था। ऐसा नहीं लगा कि समय के साथ दर्द कम हो गया था, बल्कि ऐसा लगा कि मैं इसे सहने के लिए काफी मजबूत हो गया था। आज रात जो कुछ भी हुआ था, चाहे वह ज़ॉम्बी, एड्रेनालाइन या मतिभ्रम था जो इसके लिए जिम्मेदार थे, उसने मुझे जगा दिया था। काफी लंबे समय के बाद पहली बार मुझे नहीं पता था कि सुबह क्या होगा।